आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट हेडिंग है चैप्टर में आज ना। कल अपन गुणधर्म पढ़ चुके थे ना। गुणधर्मों में हमने पढ़ा था, सुनना ध्यान से, बिना आवाज करें। एक तो ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए, निर्वात में गति कर सकती हैं, प्रकृति इनकी अनुप्रस्थ होती है। तीसरा गुणधर्म क्या था? दाब जिस सतह पर प्राप्त होती है विकिरण दाब डालती हैं। P बराबर I/C। ऊर्जा स्थानांतरण करती है, मतलब संवेग भी होगा। P बराबर I/C, सॉरी U/C। उसके बाद E0 बराबर CV0, E0 बराबर CV0। और उसकी क्या बोलते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत की पालना करती हैं। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब कई पॉइंट मैंने आपको ऐसे पढ़ाए। अब लास्ट हेडिंग डालिए आप। मैक्सवेल समीकरण हो गए थे अपने कल। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अरे वैसे चैप्टर आपको यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? इजी है, कठिन है? इजी है ना। 4 नंबर का चैप्टर है तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है इस तरह से ना। टेस्ट कब है? फिजिक्स का ही है? पहले फिजिक्स का ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का है। हाँ तो ठीक है, यही आ जाएगा पूरा चैप्टर। आज शुक्रवार, कल शनिवार, परसों के दिन होगा ना, तो ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। स्पेक्ट्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब, स्पेक्ट्रम, ये शुक्र पुकुर की आवाज़ कम करो, मुझे तेज बोलना पड़ता है भाई। तुम सुबह से आराम से बैठे हो, मैं सुबह से पुकार रहा हूँ ऐसे। स्पेक्ट्रम शब्द का अर्थ होता है एक किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से जमाना। अभी मैं आपकी लाइन लगवाऊँ तो लाइन लगाते हैं तो सबसे छोटा बच्चा आगे होता है लंबाई में, और फिर लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं ना, तो वो स्पेक्ट्रम ही एक तरीके से। स्पेक्ट्रम शब्द का सीधा सा अर्थ है एक फिक्स क्रम से चीज़ों को जमाना। आप कभी मैकेनिक की दुकान पर गए हो, मैकेनिक के पास एक रेंज टाँकने का बोर्ड सा होता है, छोटी रेंज, बड़ी रेंज, बड़ी रेंज, बड़ी रेंज, बड़ी रेंज, ये क्रम में सेट रखता है। वो उसका एक स्पेक्ट्रम हुआ। हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के अनुसार, या फिर आवृत्ति कह दीजिए, क्योंकि जो लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम होगा वो आवृत्ति का घटता हुआ क्रम होगा, पता है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के अनुसार 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 7 भाग है सुनना। सबसे पहली है रेडियो तरंगे। सबसे पहले कौन सी आती है साहब? रेडियो के बाद सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म के बाद अवरक्त, उसके बाद दृश्य, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद एक्स, और उसके बाद गामा। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। इसी क्रम में याद करने का फ़ायदा क्या है? आपको लैम्बडा का क्रम भी साथ में याद हो गया। सर्वाधिक ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है कोई कि भाई आपको 4-5 वेवलेंथ दे देगा इनमें से नाम, और कहेगा तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इस क्रम में करना है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? रेडियो की। रेडियो के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्स और गामा। इधर बढ़ोगे आप तो लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम है या आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा होगी विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध करना। क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। एक बार आप नोट करें।
हेडिंग लिखिए आप, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और इसमें लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध करना। विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध करना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, आगे लिखो। तरंग दैर्ध्य के आधार पर, अगली लाइन से लिखिए, तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को निम्न 7 भागों में विभाजित किया गया है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को निम्न 7 भागों में विभाजित किया गया है। ये क्रम जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे लिख देना, याद भी कर लेना। रेडियो तरंग, इससे कम वेवलेंथ होती है किसकी? सूक्ष्म। बढ़ते जाओ। लैम्ब्डा का घटता हुआ क्रम है निर्णायको, लैम्ब्डा का घटता हुआ क्रम, आवृत्ति का बढ़ता हुआ, सही कर लेना। रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्स, गामा। लैम्ब्डा का घटता हुआ क्रम है, सही कर लेना। ये मैंने आपको 11th क्लास में नाम लिखाए थे शायद, तरंगवाल चैप्टर में लिखाए होंगे। क्लियर भाई यहां तक? अब सुनो अपने को क्या पढ़ना है इनके बारे में। क्वेश्चन क्या आता है, सुनना ध्यान से। इन सातों के सातों में 3-3 पॉइंट बनाने हैं अपने को। सबसे पहले आप हेडिंग लिखें, रेडियो तरंग। आप हेडिंग डालिए रेडियो तरंग, मेन हेडिंग हो गई है ना। और इसमें हेडिंग लगाएं आप स्रोत, इसमें हेडिंग लगाएं आप स्रोत। कुछ एक मतलब 3-3 पॉइंट बनने हैं, सुनना कौन कौन से, एक बार मैं लिख दूं फिर आप आराम से लिखते रहना। एक तो हमें पढ़ना है हर एक तरंग के बारे में सुनना। एक तो हमें पढ़ना है स्रोत, ठीक है ना। स्रोत का मतलब कहां से उत्पन्न हुई, किस चीज से इन तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा पढ़ेंगे इसका उपयोग, ये तरंग क्या काम आ रही है। और तीसरी पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य कितनी है। आवृत्ति भी याद कर सकते हैं, पर आप एक चीज याद करो, अगर एग्जाम में आवृत्ति आती है तो न्यू बराबर c/λ होता है। तरंग दैर्ध्य यहां से यहां तक दोनों मान जमा के देख लो, आप आवृत्ति निकाल लो, आवृत्ति की रेंज आ जाएगी। एक एक करके स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, रेडियो की। सुनना ध्यान से। रेडियो तरंगों की उत्पत्ति होती है LC दोलित्र परिपथ से।
रेडियो तरंग कहाँ से उत्पन्न होती हैं? LC दोलित्र परिपथ से। नाम याद करना पड़ेगा। सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट्रॉन, क्या नाम है? या क्लिस्ट्रॉन या गन डायोड, इन उपकरणों से। रेडियो तरंग कहां से उत्पन्न होती हैं? LC दोलित्र परिपथ से। सूक्ष्म तरंग कहां से उत्पन्न होती है? मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, गन डायोड नामक उपकरण से। अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं गर्म वस्तुओं से। कहां से? गर्म वस्तुओं से। दृश्य उत्पन्न होती हैं दीप्त वस्तुओं से, एक तो सूर्य से और चमकीली जो वस्तुएं होती हैं ना उनसे। परावैंगनी सूर्य से आते हैं, आपको पता हो तो। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है इनसे। एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं इलेक्ट्रॉन की भारी धातु से टक्कर द्वारा। इलेक्ट्रॉन की भारी धातु से टक्कर द्वारा। और जो गामा तरंग हैं ये उत्पन्न होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। याद है क्या? रेडियो सक्रिय पदार्थ अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा इन कणों को बाहर निकालते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। दोबारा सुनना। रेडियो तरंग कहां से मिलती है? दोलित्र परिपथ से। सूक्ष्म मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन या गन डायोड से। अवरक्त दृश्य परावैंगनी सूर्य से, ये इलेक्ट्रॉन की टक्कर से, धातु से टक्कर से। और गामा रेडियो सक्रिय पदार्थों से। हो जाएंगे याद? उपयोग देखना। रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं रेडियो और टीवी पर कार्यक्रम प्रसारण में। मतलब एक तरीके से संचार व्यवस्था में। किसमें करते हैं? संचार। रेडियो टीवी पर जो कार्यक्रम का प्रसारण होगा, यह संचार व्यवस्था है, उसमें किन तरंगों का उपयोग किया जाएगा? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है एक तो माइक्रोवेव ओवन में, घरों में होता है ना, किचन में, माइक्रोवेव ओवन में। और दूसरा आपने एक रडार प्रणाली सुनी होगी, रडार, वायुयान के नेविगेशन में काम लिया जाता है। बॉर्डर वगैरह पर लगी होती है ना, दूसरे देश का वायुयान तो नहीं आ रहा है कोई, उसे स्कैन करने के लिए रडार लगाई जाती है। और एक इसका उपयोग है, दो ही बहुत है। अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है रिमोट नियंत्रकों में। घरों में टीवी, डिश, इनके जो रिमोट होते हैं, मैं आपको 11th में बताई होगी एक बात है। आप मोबाइल के कैमरे से देखना, रिमोट का बटन दबाना, आपको लगेगा कि रिमोट में से तरंग निकल कर जा रही है, देखिए क्लियर गारंटी है मेरी। वो कौन सी है? अवरक्त। कौन सी है? अवरक्त। ऐसे ही दीप्त का उपयोग वस्तुओं को देखने में, अरे दृश्य का काम आता है वस्तुओं को देखने में। परावैंगनी विकिरणों का नाम आपने सुना होगा कि ये बहुत हानिकारक होती हैं। अगर ओजोन परत ना होती तो ये सीधी इंसान के ऊपर पड़ती, त्वचा को झुलसा सकती हैं या कैंसर का कारण बन सकती है। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। अब ये हानिकारक है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं जल शोधन में। जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में। वाटर को प्योरीफाई करना होता है तो एक बड़ा सा टैंक बनाते हैं भाई, उसमें पानी को डालते हैं, ऊपर से परावैंगनी विकिरण डाले जाते हैं। परावैंगनी विकिरण उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सबको मार देते हैं और जल का शोधन किया जाता है। और एक्स किरणों का उपयोग तो आप जानते होंगे, किसमें? एक्स-रे। और गामा कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। और एक एक यूज में और लिखा चलूँगा। अब आपको याद करनी है इनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। हर किताब में अलग अलग आंकड़े हैं, पहली बात
तो हमारी किताब में जो आंकड़ा है वो हमारे लिए सही है। इसकी वेवलेंथ होती है कुछ मीटर से 0.1 मीटर, या मैं ऐसे कहूँ 0.1 मीटर से ज़्यादा, 0.1 मीटर से ज़्यादा। इसकी रेंज है 0.1 मीटर से 0.001 मीटर। अरे हाँ या ना? अवरक्त, पहले दृश्य की देख लो, दृश्य क्या आपको आती होगी साथ है बोला 3800 एंगस्ट्रॉम या 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। अब दृश्य की सबको आती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में -10 है, एक जीरो कम कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ये नैनो। 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। तो ये जो है 0.001 से 380 नैनोमीटर, हाँ या ना? परावैंगनी जो विकिरण है, देखो इसकी याद करना, पहले 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -14 मीटर, है ना? परावैंगनी आप याद कर लेना 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। और इसमें याद करना है अपने को 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -12 मीटर। ये आंकड़े किताब के ही हैं, आपको एज इट इज याद हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया। एक एक करके नोट करो। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, और मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे कौन सी? रेडियो तरंगें, और उसमें हेडिंग बनाओगे स्रोत, और स्रोत में लिखो LC दोलित्र परिपथ से। LC दोलित्र परिपथ से उपयोग लिखो अगली लाइन में। अरे उपयोग अगली लाइन में लिखो भाई। टीवी तथा रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारण में, टीवी, एक बुक दे देना, टीवी तथा रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारण में और तरंग दैर्घ्य लिखो इसकी कुछ मीटर से 0.1 मीटर, कुछ मीटर से 0.1 मीटर। कौन सी हुई है? नंबर 2 सूक्ष्म तरंगे, स्रोत, स्रोत लिखो आप, क्या सोर्स है इनका? मैग्नेट्रॉन, कॉमा क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन कॉमा क्लिस्ट्रॉन या गन डायोड नामक उपकरण से। इंपॉर्टेंट लगा देना है सोर्स पर। मैग्नेट्रॉन या क्लिस्ट्रॉन या गन डायोड नामक उपकरण से। ये सोर्स पूछा जा सकता है भाई, सूक्ष्म तरंग का है ना। उपयोग लिखो आप, माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि सूक्ष्म तरंग को इंग्लिश में माइक्रोवेव ही बोलते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में कॉमा
वायुयान के नेविगेशन में प्रयुक्त, वायुयान के नेविगेशन में प्रयुक्त राडार प्रणाली में, वायुयान के नेविगेशन में प्रयुक्त राडार प्रणाली में, चाल मापक गनों में, चाल मापक गनों में। आपने सुना होगा कि अगर हाईवे पर गाड़ी ओवर स्पीड में चलती है तो चालान कट जाता है, पता है क्या? मान लो हाईवे की रेंज है 120 किलोमीटर की और आपकी गाड़ी चल रही है 200 किलोमीटर पर, बहुत ज़्यादा ओवर रेंज हो गई, तो वहाँ पर ये स्पीड को मेजर करने वाले मीटर लगे होते हैं। ये थोड़ी है कि वो हमारी बराबर में गाड़ी दौड़ाएंगे फिर नापेंगे कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, रेस थोड़ी होता है। हाईवे पर लगे होते हैं, वो स्पीड नाप लेगा आपकी। अगर आपकी ओवर स्पीड है तो चालान कट के अपने आप घर आ जाएगा आपका। हाईवे पे कहाँ से पकड़ेंगे वो आपको, आप बताओ? 200 की स्पीड में पकड़ने बैठेंगे आपके पीछे, इतने का चालान नहीं होगा आपका, इतने का उनको खर्चा आ जाएगा भाई, है ना? तो चाल मापक उपकरण होते हैं भाई, वहाँ इनका उपयोग किया जाता है। चलो आगे लिखो, इसका तरंग दैर्ध्य लिखो। तरंग दैर्ध्य लिखिए 0.1 मीटर से 0.001 मीटर। 0.1 मीटर से 0.001 मीटर। रेडियो हो गया, सूक्ष्म हो गया। अब नंबर किसका आया? अवरक्त। सोर्स लिखो पहले तो, गर्म वस्तुओं से, गर्म वस्तुओं के अणुओं से, गर्म वस्तुओं के अणुओं से। उपयोग लिखो, रिमोट नियंत्रकों में। और रिमोट नियंत्रकों से मेरा मतलब किस चीज़ से आप समझ गए? टीवी का रिमोट, डीवीडी का रिमोट, जो भी है ऐसे रिमोट घर में काम आते हैं। रिमोट नियंत्रकों में, दूसरा लिखो काय चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, काय चिकित्सा, काय चिकित्सा, धुंध में फोटोग्राफी करने में, धुंध या रात, नाइट में। नाइट विजन कैमरा होते हैं ना भाई, अरे नाइट विजन कैमरा होते हैं ना। पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ कैमरा आपको देख रहे होते हैं, आपको पता हो तो रिकॉर्डिंग होती रहती है। पिक्चर हॉल में कितना अंधेरा होता है, खूब अंधेरा होता है ना, अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर सकता है वो कैमरा, क्योंकि उसमें से कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त किरणें। या धुंध में फोटोग्राफी करने में, आपने देखो पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई सेना स्पेशल मिशन पर जाती है तो उसे कुछ विशेष प्रकार के सनग्लास दिए जाते हैं, उनमें ब्लू ब्लू नज़र आता है और वो नाइट में भी बहुत क्लियरिटी से देख पाते हैं। पिक्चरों में नहीं देखा आपने कभी? उनमें से अवरक्त, वही अवरक्त किरणों का ही खेल है सब, है ना? तो धुंध या रात में फोटोग्राफी करने में। तरंग दैर्ध्य लिखो इसकी 1 मीटर से 700 नैनोमीटर लिखना आप। 1 मीटर से 700 नैनोमीटर। अगला नंबर किसका है? दृश्य। इससे तो आप परिचित हो भाई, दृश्य। यही तो है चैप्टर नंबर 11 और 12 है, दृश्य प्रकाश। दृश्य में लिखिए स्रोत,
तो स्रोत में क्या लिखोगे भाई? सूर्य या दीप्त वस्तुएं, सूर्य या दीप्त वस्तुओं से उपयोग, उपयोग क्या है इसका? वस्तुओं को देखने में। और तरंग दैर्घ्य लिखो इसकी आप 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। क्लियर है यहां तक? फिर लिखें आप नेक्स्ट, परावैंगनी किरणें, रेडियो सूक्ष्म अवरक्त दृश्य परावैंगनी स्रोत क्या है? सूर्य। उपयोग लिखो, स्रोत लिखो सूर्य, उपयोग क्या लिखोगे? जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में, जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में। लिख लिया? एक उपयोग और लिखो इसका, नेत्र शल्यता, मतलब आंख की चिकित्सा एक तरीके से, नेत्र शल्यता में काम आने वाली, नेत्र शल्यता में काम आने वाली लासिक, एक ही शब्द है लासिक, और ब्रैकेट लिखना कैपिटल LASIK, लासिक को इंग्लिश में लिख लो LASIK, ब्रैकेट बंद करो। प्रणाली में एक तो जल को शोधन करने में, जीवाणुओं को मारने में काम आती है, और दूसरा नेत्र शल्यता के लिए लासिक प्रणाली में काम आती है। तरंग दैर्घ्य लिखो इसकी 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। स्टार लगाएं नीचे, स्टार लगाएं नीचे। देखिए ओजोन परत, ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। हमारी रक्षा करती है, परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों जैसे CFC होता है ना, परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों जैसे फ्रेयॉन गैस है, फ्रेयॉन, फ्रेयॉन का यूज कहाँ करते हैं बताओ तो? रेफ्रिजरेटर वगैरह में ना, फ्रेयॉन जो कि रेफ्रिजरेटर तथा एरोसॉल स्प्रे, मतलब एक तरीके से AC मान लो,
ओजोन परत परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों जैसे फ्रेऑन जो कि रेफ्रिजरेटरों तथा एरोसॉल स्प्रे एडी बना करके एरोसॉल स्प्रे में काम आती है के उपयोग से। एरोसॉल स्प्रे में काम आती है, मतलब फ्रेऑन गैस में काम आती है, बता दिया है मैंने आपको, के उपयोग से, इन गैसों के उपयोग से ओजोन परत का क्षय हो रहा है। सुना है आपने ऐसा? ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों जैसे कि फ्रेऑन जो कि रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे में काम ली जाती है के उपयोग से ओजोन परत में क्षय हो रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। जो कि पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। क्लियर यहां तक? रेडियो हुआ, सूक्ष्म हुआ, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी हुआ। हेडिंग डालिए एक्स किरणें। अरे याद आसानी से हो जाएगा ना, 2-4 डाटा है लैम्बडा वगैरह, वो आपको याद करना पड़ेगा, कर लेना भाई। एक्स किरणों का स्रोत लिखिए, एक्स किरणों का स्रोत लिखिए क्या? इलेक्ट्रॉन की भारी सतह से टक्कर द्वारा, इलेक्ट्रॉन की भारी सतह से टक्कर द्वारा। उपयोग लिखिए साहब, उपयोग लिखो। एक्सरे में एक्सरे कराने जाते हो ना आप, उसमें एक्स किरणों का उपयोग होता है। कॉमा, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में, एक्सरे में, कॉमा, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में, कॉमा, कैंसर ऊतकों को नष्ट करने में, कॉमा, कैंसर ऊतकों को नष्ट करने में, इत्यादि। और इनकी तरंग दैर्ध्य लिखना भाई। अब आंकड़ा लिखेंगे तरंग दैर्ध्य का, ये लिखिए आप तो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, 1 नैनो से 10⁻³ मतलब एक तरीके से 10⁻⁹ से 10⁻12 लगभग, कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है। और लास्ट लिखें आप गामा। गामा स्रोत आपको पता है, अरे गामा का स्रोत आपको पता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन से, रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन से उपयोग लिखो साहब, कैंसर चिकित्सा में, पर आपको पता हो तो ज़्यादा गामा किरणों के यूज से कैंसर हो भी सकता है,
कैंसर का उपचार, कैंसर एक्चुअल में है क्या है? अब ये मत कहना बीमारी, बीमारी तो है मुझे पता है, बीमारी तो तुम भी हो। खैर कैंसर क्या है? अगर मैं थोड़ी आसान भाषा में बात करूं ना तो ऊतकों का मर जाना एक तरीके से। मस्तिष्क में ऊतक मतलब शरीर का परमाणु, कुछ ऐसा समझ लीजिए। पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है, सेल बोलते हैं ना। शरीर का निर्माण यूँ मान लो किससे मिलके बना है? ऊतकों से। अब मस्तिष्क में कोई ऊतक मरने लग गए तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। एक मरा, उसने अपने पड़ोसी को ही मारा, उसने अपने पड़ोसी को ही मारा। अगर कैंसर का पता है कि इनिशियल स्टेज में चल जाए, प्रारंभिक रूप में चल जाए, तो इसका उपचार संभव है। पर जब एक लेवल से बाहर हो जाएगी तो फिर इसको उपचार संभव है नहीं। तो कैंसर क्या है? ऊतकों को मारती है। अब हमें पता चल गया भाई इस जगह पर कैंसर है, तो गामा किरणों को डालकर जो मृत ऊतक नहीं है क्या, जो कैंसर पैदा कर रहे हैं, उनको जला दिया जाए तो वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे एक तरीके से। अरे हाँ या ना? और बच सकता है इंसान। पर ज़्यादा गामा किरणों को यूज किया गया ना तो ये जीवित ऊतकों को भी मार देती है, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है ना। बोलते हैं ना रेडिएशन कैंसर का कारण है। फोन चला, अब आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। आपका कोई ना कोई रिलेशन में जरूर कैंसर हुआ होगा उसको। इतना ज़्यादा कैंसर है, मतलब ये कैंसर हूँ मैं मारना नहीं चाहता आपके रिलेशन वालों को, बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कैंसर है कि किसी ना किसी को तो कैंसर हुआ ही होगा। ये जो रेडिएशन है ना मोबाइल का, ये भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेबी है। अरे रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं तो ये भाई बहनी सब। तो गामा कैंसर कर सकता है तो कुछ थोड़ा बहुत कैंसर रेडियो तरंग भी तो कर सकती हैं। आजकल मोबाइल का कितना यूज बढ़ गया है, 24 आवर्स मोबाइल का नेट चालू रहता है। मतलब हम पर दिन भर रेडियो तरंगों का साया छाया हुआ है। हाँ नहीं है ये बात? तो दिन भर मतलब इसका मतलब जो अच्छा कैंसर का जो सिस्टम है वो हर एक बॉडी के अंदर होता है ऑलरेडी, बस बात है उसके एक्टिव होने की। बायोलॉजी बच्चों ने पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा है? कैंसर, अरे ओए नालायक, कैंसर कोई बाहर से आई ऐसी बीमारी नहीं है। कोई कैंसर का बैक्टीरिया आया, अभी कोरोना का तो बैक्टीरिया है, वो तो बैक्टीरिया आएगा तभी तो कोरोना होगा। कि शरीर में ऑलरेडी कोरोना है? नहीं है ना। कैंसर पैदा करने वाले कारक ऑलरेडी शरीर में मौजूद है हर एक आदमी के में, पर जब तक वो एक्टिव नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन रेडिएशन की वजह से अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो व्यक्ति को फिर कैंसर हो जाता है। आए बात समझ में? बहुत खतरनाक बीमारी है। इलाज इनिशियल स्टेज पर ही संभव है, आगे इसका इलाज भी संभव नहीं। मान लो ऊतकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई मृतों की, तो कितना मारोगे? इतने ऊतकों को मारोगे तो इंसान खुद ही मर जाएगा। हाँ या ना? तो ये आपका चैप्टर नंबर 17 है। इसका तरंग दैर्ध्य लिख लीजिए, 10 की घात माइनस 10 मीटर से 10 की घात माइनस 14 मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर से 10 की घात माइनस 14 मीटर। बस हो गया भाई। अरे बुक लेके आए हो क्या? बुक सुन लो ध्यान से। अरे बचे हुए टाइम में मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना। जिनके पास बुक है पेज नंबर 428 निकालें। जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 428 निकालें भाई। और जिनके पास नहीं है वो बहुत शांति से सुनेंगे।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 सुनना। विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित होता है। आंसर सुनना, केवल विद्युत क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बराबर, और डी, औसत विद्युत घनत्व शून्य होता है, बराबर। मैंने आपको पॉइंट लगाया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बटी रहती है, लिखाया है क्या? अब क्या और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे पेपर में, भाई बताया ना आपको, 10 नंबर के, एक नंबर का एक होगा, है ना। दूसरा, दूर संचार से संबंधित तरंग कौन सी है? दूर संचार मतलब कम्युनिकेशन, संचार है। ऑप्शन, अवरक्त, अवरक्त तो नहीं है ना, दृश्य ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म का उपयोग होता है। एक्चुअल में तो रेडियो ऑप्शन में नहीं है, पराबैंग नहीं है। अगर रेडियो ऑप्शन में है, जब तो हम कहाँ मिलेंगे, रेडियो तरंग, हाँ या ना, और रेडियो नहीं है तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग भी संचार के रूप में किया जा सकता है। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगें परिवहन नहीं करती हैं। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस चीज का परिवहन नहीं करती हैं? ऊर्जा का करती हैं, संवेग में लिखा है मैंने आपको। दूसरा, आवेश का, आवेश का सुना तो नहीं है, और देखो। तीसरा, संवेग का, संवेग तो होता है। चौथा, सूचना का, करते नहीं कर, सूचना का करती है। अरे रेडियो तरंग सूचना करती है ना, तो कौन आंसर हुआ फिर? क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको एक शायद पॉइंटिंग सदिश लिखाया है क्या, गुणधर्मों में, है ना। तो पहले आप एक गुणधर्म और लिख लो। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणधर्म लिखाए थे मैंने आपको, कितने गुणधर्म लिखाए? एक और लिख लो, समझो तो पढ़ाई जा। एक गुणधर्म और लिखिए, सब बोर्ड देखें एक बार, समझ लो, और एक हेडिंग डाल दें आप, पॉइंटिंग सदिश। सुनना एक बार बहुत ध्यान से। जैसे विकिरण दाब डलवाई थी मैंने आपको हेडिंग, जिस सतह पर डालती हैं दाब लगाती हैं। संवेग भी था भाई, ऊर्जा होती है तो संवेग भी होता है। एक नंबर का सीधा क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंटिंग सदिश को परिभाषित कीजिए। परिभाषा है, एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर। क्या है? एकांक क्षेत्रफल से, एक सूत्र है, एस वेक्टर बराबर 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सुनना, मुझे क्यों याद आया अभी ये? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। इस समझ में तो किसी को नहीं आया होगा शायद ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देना आपको। मैंने आपको ये कहा था कि तरंग संचरण एक दिशा में, ई वेक्टर वाई दिशा में है, बी वेक्टर जेड दिशा में है। अरे हाँ या ना? अब मेरे सुनो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश के अदिश। इसकी दिशा क्या होती है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा क्या होती है भाई? सदिश दिशा होनी चाहिए ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के, क्या इस सूत्र में ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा क्या होगी? ई वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबा। ई वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाला तल मेरे हिसाब से तो है बाई जेड। तरंग संचरण एक्स में है, ई वेक्टर बाई में है, बी वेक्टर जेड में है।
तो अब देखो मेरा हाथ, अब तो मेरा हाथ रखा हुआ है एक्स वाई तल में, अब रखा हुआ है एक्स जेड तल में, अब रखा हुआ है बाई जेड तल में। तो क्या बाई जेड तल के लंबवत होगी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब इस दिशा में होगी। और ये तरंग संचरण है। तरंग संचरण कौन सी दिशा में है? एक्स में। बंडाला को तरंग संचरण कौन सी दिशा में है? और क्या एक्स बाई जेड के लंबवत है? और बाई जेड में ई वेक्टर बी वेक्टर है, मतलब ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बाई जेड तल के लंबवत होगा? मतलब एक्स दिशा में होगा। तो पॉइंट नंबर 10 और लिखो फिर आप। 9 ना लिखा, पहले तो 9 लिखो। कॉपी के ऊपर जगह होती है उसमें टिक कर लो, कहीं भी लिख लो रे यार। पॉइंट नंबर 9 में डालिए हेडिंग पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश, और पॉइंटिंग सदिश में लिखो एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर। एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर पॉइंटिंग सदिश कहलाती है। कहलाती है या कहलाता है, कुछ भी लिख लो। एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर पॉइंटिंग सदिश कहलाता है। फॉर्मूला क्या है इसका? एस वेक्टर बराबर 1/μ0 ब्रैकेट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और 10वां पॉइंट और लिखें। 10वें पॉइंट में लिखना एक लाइन का ही है। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तरंग संचरण, ये समझ में आया? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। कैसे समझ में आया ना? ई वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाला तल है बाई जेड, क्रॉस करेंगे तो बाई जेड के लंबवत जो कि एक्स अक्ष होगा, वही तरंग संचरण है। क्वेश्चन नंबर 4 सुनना आप द्वारा। अरे आवाज नहीं, सुनो ध्यान से आप तो। यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश हैं, हाँ ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण किसके अनुदिश होगा? ऑप्शन सुनना पहले। ई वेक्टर के अनुदिश विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण हो सकता है क्या? क्योंकि ई वेक्टर तो बाई दिशा में लिया था मैंने, तरंग संचरण एक्स में, ये आंसर नहीं है। दूसरा है बी वेक्टर, नहीं होगा। फिर एक ऑप्शन है ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अरे डॉट तो अदिश राशि है, उसमें दिशा कहाँ है? और एक लास्ट है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सही। समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? 5वां ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है भाई। निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? गामा है ऑप्शन में। गामा ऑप्शन में ना हो तो एक्स, वो देख लेंगे, फिर ऑप्शन छांट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सुनना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मैं कुछ कथन बोल के सुनाता हूं, आप बताना सही है कि गलत है। गलत होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब आंसर तो हमारा सही होगा वो, पर वो कथन गलत होना चाहिए। पहला, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक ही समय व स्थान पर अधिकतम व न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं। सही है कि गलत है? ई वेक्टर और बी वेक्टर एक साथ 0 होते हैं और एक साथ मैक्सिमम, मैंने कहा था ना कलांतर 0 होता है। कथन कैसा है? सही, ये आंसर नहीं है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा
विद्युत व चुंबकीय सदिशों में समान रूप से विभाजित रहती है। सही है, मतलब ये उत्तर। इन तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सही है, यह भी उत्तर नहीं है। विद्युत व चुंबकीय दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? लंबवत। और तरंग संचरण के भी कैसे होते हैं? लंबवत। ये गलत है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? अरे चैप्टर पढ़ के आए होंगे ना, तब तो इनमें एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो आपको अटकाए भाई। अब चैप्टर ना पढ़ोगे तो क्या है? किसके लिए भूतरंग संभव है? आंसर ऑप्शन सुनना। लघु परास पर कम रेडियो आवृत्ति, लघु परास पर उच्च रेडियो आवृत्ति, दीर्घ परास पर कम रेडियो आवृत्ति और लघु परास पर निम्न रेडियो आवृत्ति। 2 बार लिख दिया जैसा। वैसे ऑप्शन नंबर ए और द दोनों सही है। ये लिखना भूल गया, दिमाग खराब हो गया इसका। इसको लिखना चाहिए था दीर्घ परास पर दीर्घ आवृत्ति, वो ऑप्शन छूट गया था इससे। समझ गए आप लोग? मैंने कहा था भूतरंग संचरण का उपयोग कम आवृत्ति के लिए, कम दूरी तक। क्वेश्चन नंबर 8 सुनना। एक टीवी टावर की ऊंचाई है स्मॉल h। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है तब टीवी प्रसारण द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। बोर्ड में देखना ध्यान से एक बार। मैंने आपको यह सिखाया था एंटीना की ऊंचाई दे दूं तो क्या आप प्रसारण दूरी निकाल पाओगे? D बराबर √2HR, 2RH 2HR जो भी है। यह कह रहा है घेरा गया क्षेत्रफल। सुनना, ये टावर है तो ये तो हर दिशा में ही विकिरण को डाल रहा होगा। डी 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 तो क्षेत्रफल कितना कवर्ड किया? πd²। अरे डी त्रिज्या का वृत्त बन गया तो क्षेत्रफल कितना कवर किया? तो पाई है, डी है √2RH स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट को खा जाओ, π2RH। खेल खत्म। नहीं आया। नेक्स्ट, संचरण के किस तरीके द्वारा रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं? भूतरंग, आकाश तरंग, अंतरिक्ष और ये सभी सबसे भेज सकते हैं, सबसे भेज सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आवृत्ति पर। आवृत्ति कितनी है उसके हिसाब से। 10वां, आयाम मॉडलित तरंग में अधिकतम आयाम 10 है, न्यूनतम आयाम 2 है। मॉडलन सूचकांक निकाल लोगे क्या? 10 - 2/10 + 2 8/12 है, 2/3 2/3। अरे नहीं आया। अति मॉडलन तरंग में मॉडलन गुणांक कितना होगा? m। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ऑप्शन में दोनों है, इक्वल टू 1 भी है, ग्रेटर देन भी है, तो ज़्यादा प्राथमिकता ग्रेटर देन को दी जाएगी। फिर क्लियर है? 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत इजी है शायद। घर जा करके सब करके देखोगे इन क्वेश्चनों को भाई। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 1 है। आवाज नहीं, शांत सुनो। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में किस वेग से गति करती हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आयन मंडल के अपवर्तनांक पर पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमी आती है, तभी तो आयन मंडल का उपयोग करते हैं। तीसरा, एक्स दिशा में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब संचरण तो हो रहा है एक्स दिशा में, ई वेक्टर सदिश के कंपन बाई अक्ष के समांतर हैं, तो बी वेक्टर सदिश के कंपन किस अक्ष के समांतर होंगे? ये वो सवाल है। 3 अक्ष में से 2 के नाम ले देगा, बच गया, वही आंसर है। अधिक दूरी तक संचरण के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंगों द्वारा दूरस्थ स्थान तक संकेत को प्रसारण हेतु आवृत्ति सीमा क्या है? 30 से 40 मेगाहर्ट्ज। संचार तंत्र का वह भाग क्या कहलाता है जो संदेश को संचार चैनल पर प्रसारित होने योग्य परिवर्तित कर अभिग्राही को प्रेषित करता है? प्रेषित्र। आप समझ रहे हो वो चीज नहीं है। सुना, क्या माध्यम चेंज करता है? माध्यम तो लेके जा रहा है। प्रश्न क्या कहा है?
चेंज कर उसको योग्य बनाता है। आवाज़ क्या चली जाएगी, क्या आवाज़ को सिग्नल में बदलेगा और सिग्नल को अभिग्राही को देगा। ले जा रहा है माध्यम, वो अलग चीज है, दे तो अभिग्राही रहा है ना। आंसर है प्रेषित्र। सूचना संकेत को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह नैनो तकनीक हटा दिया भाई, ये क्वेश्चन हट गया है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के घटकों के नाम बताते हुए तरंग के क्रम में लिखो। लिख देंगे, लिखे हुए बोर्ड बसाता हूं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के 4 गुण लिखो। भूतरंग व्योम तरंग संचरण को समझाइए। संचार तंत्र किसे कहते हैं? संचार तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं? तीनों बोल देंगे क्या? मॉड्यूलन को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है नैनो तकनीकी का, जो हट गया रहने देना। न्यूमेरिकल पे आ जाओ, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। न्यूमेरिकल पे आओ, सुनना, पहला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। बोल रहा है कि पहला एक्स दिशा में संचरित, एक्स दिशा में संचरित समतल ज्यावक्रीय विद्युत चुम्बकीय तरंग के ई सदिश का अधिकतम मान किसी क्षण किसी बिंदु पर 600 वोल्ट पर मीटर है। E0 क्या मैंने कहा था? लंबी लंबी लाइन बोलेगा। क्या दिया हुआ है? E0। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। B0 निकालना है, कर लोगे क्या? B0 बराबर E0/C। और एक और क्वेश्चन है दूसरा, दूरदर्शन मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है, हाइट दे दी क्या आपको? किस महत्तम दूरी व क्षेत्रफल में यह दूरदर्शन संचरण प्राप्त किया जा सकता है? डी निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है। डी का सूत्र अंडर रूट में 2RH और क्षेत्रफल का पाई 2RH, पाई 2RH कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए मेरी तरफ से चैप्टर क्लियर है भाई, है ना? अरे सुन लो शांति से, चैप्टर पूरा याद करके आना है। अब आप बोल रहे हो संडे को टेस्ट है, तो पूरा चैप्टर आएगा टेस्ट में।